शिवम, आपकी सैलरी कितनी है? It's in six figures. It's somewhere between 200,000 and 300,000. हाँ, 1.5 से 2.5 करोड़ रुपए एक साल का। शिवम कैलिफोर्निया में गूगल में एक इंजीनियर है और शिवम को ऐसी जॉब मिले क्यों ना। उनका लिंक्डइन ही देखिए आप। गूगल, अडोबी, कैम्ब्रिज, मिला, कैलटेक और कार्नेगी मेलन, ये उनका लिंक्डइन है। और वो गए थे अहमदाबाद के निर्मा इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग सीखने के लिए। और ये है अनुदीप। I think the total CTC was hitting around 2 crores during my last job, yeah. जिन्होंने भी गूगल के काम किया। तो इंजीनियर तो बस नोट छाप रहे हैं ना इंडिया में? नहीं। After cuttings, I used to get 9,000 in hand. हाँ, ये सैलरी थी भास्कर की। और कई इंडियन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की कहानी भास्कर की तरह और ना शिवम और अनुदीप की तरह। इंजीनियरिंग कॉलेजेस से ग्रेजुएट करने के बाद मोस्ट ग्रेजुएट्स को एक्चुअली नॉन इंजीनियरिंग जॉब्स देनी पड़ती हैं, चाहे वो सेल्स की हो या फिर मार्केटिंग की। एस्पायरिंग माइंड्स की एक रिपोर्ट ने दिखाया कि बस 7% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को कोर इंजीनियरिंग जॉब मिल सकती है इंडिया में। तो प्रॉब्लम क्या है? इंडिया के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को क्या करना होगा एक जॉब के लिए और उस सपने के लिए कि वो भी शिवम जैसी जिंदगी जी पाए? मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि एक स्टूडेंट के लिए मैं उनकी 100% फीस स्पॉन्सर करूंगा ताकि वो एक अच्छे इंजीनियरिंग प्रोग्राम में पढ़ाई कर सके। ये स्कॉलरशिप मेरे नाम पर होगी। इसके बारे में और डिटेल्स के लिए बने रहिए। हर साल इंडिया से करीब 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट करते हैं। अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। सबके मन में ये सपना होता है कि गूगल, फेसबुक जैसी कंपनीज में उनको एक जॉब मिलेगी। आपके भाई का सिलेक्शन हो गया है गूगल में और अब बारी है आपकी। उनकी भी तस्वीर न्यूज़पेपर में आएगी और मीडिया वाले उनका इंटरव्यू लेंगे ये छापते हुए कि इंजीनियर मोहक मंगल को मिला 1 करोड़ रुपए का पैकेज। पैसा ही पैसा होगा। पर अनफॉर्चुनेटली मोस्ट इंजीनियर्स की ऐसी कहानी नहीं है। मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बठिंडा रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मैं बीटेक की हुई है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। नासकॉम के सर्वे ने दिखाया था कि 15 लाख में से बस 2.5 लाख इंजीनियर्स को ही जॉब मिलती है। आज इंडिया में 3,500 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहाँ 50 डिफरेंट तरीके की इंजीनियरिंग सिखाई जाती है। देखो, मैं 24 साल का हूँ जिसमें से 4 साल मैंने बर्बाद कर दिए क्योंकि मैंने करी है प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, जिसमें से 504 तो एक स्टेट महाराष्ट्र में है। ये बहुत इम्प्रेसिव लगता होगा पर सच्चाई अलग है। कुछ कॉलेजेस है जो बहुत ही नामी है, वहीं कुछ कॉलेज एक स्कैम से अलग नहीं है। अब एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इस नामी कॉलेज से आया या फिर स्कैम कॉलेज से, वो डिसाइड करता है कि इनको कितने रुपए का पैकेज मिलने वाला है। Because it was very clear by then that one, the curriculum was outdated, but the teaching was very bad. Like we were literally getting nothing out of the college. पर हम इस सिचुएशन में आए कैसे? इस चीज के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। करीब 30 साल पहले जब इंडिया में इंजीनियरिंग का पागलपन स्टार्ट हुआ था। Technology brings a revolutionary change. 1990s और 2000s में इंडिया में एक IT बूम आया। I have information at the tip of my finger. 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद कई मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में ऑफिस सेटअप करने लग गई। इस चीज के लिए उनको इंजीनियर्स की आर्मी चाहिए थी ताकि वो उन मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर पाए। पर इन कंपनीज ने इंडियन इंजीनियर्स को ही क्यों चुना? इसके पीछे 3 कारण थे। पहला कारण था कि इंडिया हैड अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ यंग एंड एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हु कुड स्पीक इन इंग्लिश। इंडिया में कई एजुकेटेड लोग थे जो अंग्रेजी बोल सकते थे। I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. दूसरा कारण था कि इन लोगों की सैलरी डिमांड्स यूएस और यूरोप के इंजीनियर से कम थी। एक एवरेज फॉरेन कंपनी अपनी लेबर कॉस्ट 80% तक कम कर सकती थी इंजीनियर्स को इंडिया में हायर करके। इसके अलावा इंडियन सरकार ने एक अच्छा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना दिया था इन मल्टीनेशनल कंपनीज की मदद करने के लिए। कई इंडियन कंपनी जैसे इन्फोसिस भी ऐसे इंजीनियर्स हायर करने लग गई ग्लोबल कंपनीज को मदद करने के लिए। इसकी वजह से इंजीनियरिंग कॉलेजेस की मांग पूरे देश में बढ़ गई। इंजीनियरिंग की मांग इतनी बढ़ रही थी कि कई लोगों को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी। उनको लगा कि क्यों ना हम देश भर में इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोल लें। और हमारे देश में ऐसा ही हुआ। जैसे आंध्र प्रदेश का उदाहरण लेते हैं। 1994 में उधर 32 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे 9,335 सीट के साथ। पर 2011 तक आंध्र प्रदेश में 705 इंजीनियरिंग कॉलेजेस आ गए 2.5 लाख सीटों के साथ। ये चीज दूसरी स्टेट्स में भी हुई। 1996 में उत्तर प्रदेश में बस 12 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे और अगले 25 सालों में करीब 300 इंजीनियरिंग कॉलेजेस उधर खुल गए। आपने इनको रिसेंटली न्यूज में देखा होगा। रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर 2 FIR दर्ज हो चुकी हैं। ये है मेंबर
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्रिजभूषण सिंह, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं। तो हम उनके बारे में इस वीडियो में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये एमपी हैं उत्तर प्रदेश से और वो खुद मालिक है 54 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के, जिसमें से कई इंजीनियरिंग है। और वो अकेले पॉलिटिशियन नहीं है, एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी एक करंट एमपी ओन करते हैं, वीआईटी यूनिवर्सिटी को एक फॉर्मर एमपी। इंडिया में इनफैक्ट कई कॉलेजेस के मालिक पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्योंकि उनके लिए कॉलेज बनाने की परमिशन लेना बहुत आसान है। अब दिक्कत इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाने में बिल्कुल नहीं है, दिक्कत यह है कि कॉलेजेस तो बना दिए गए पर लोग एजुकेशन को भूल गए। Like we were like literally getting nothing out of the college. इसी वजह से नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क ने कहा है कि जहाँ 90% इंजीनियरिंग कॉलेजेस प्राइवेटली ओन्ड है, पर अगर आप टॉप 100 कॉलेजेस की बात करेंगे तो उनमें से बस 14% ही प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिसका मतलब है कि मोस्ट प्राइवेट कॉलेजेस के स्टैंडर्ड बहुत ही बेकार है। फॉर्मर आईटी रुड़की डायरेक्टर प्रोफेसर प्रेम व्राट ने कहा कि हमारे ज्यादातर नए कॉलेजेस बस बनावटी हैं। वो अच्छी बिल्डिंग और बड़े बड़े कैंपस तो बना देते हैं, पर फैकल्टी और एजुकेशन क्वालिटी को भूल जाते हैं। पॉलिटिशियंस अपना इन्फ्लुएंस यूज करके कॉलेज तो बनवा देते हैं, पर कॉलेज बनाने के बाद सरकार की जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो उन कॉलेज को ढंग से देखती नहीं है। जैसे नारायणा ग्रुप के ओनर है पी नारायणा, जो आंध्र प्रदेश में टीडीपी पार्टी के मेंबर है, और इंडिया की टेक्निकल इंस्टीट्यूट की रेगुलेटरी बॉडी AICTE ने उनके कॉलेजेस पर कई बार आरोप लगाया गया है कि उनके इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। और सरप्राइजिंग चीज ये है कि कई इंडियन एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी थी कि ये सिचुएशन आ सकती है, पर हमारी सरकार ने ये रेकमेंडेशंस फॉलो नहीं करी। IIM अहमदाबाद के फॉर्मर प्रोफेसर वी रघुनाथन ने कहा कि सरकार पॉलिटिशियंस और बिजनेस पर्संस के साथ मिलकर ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोल रही है। वो कहते हैं कि ये इंस्टीट्यूट एक रियल एस्टेट रैकेट हैं, जिन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एक मुखौटा पहन लिया है। पर इसमें हम दोष बस पॉलिटिशियंस को नहीं दे सकते, जिम्मेदारी एक और इंस्टीट्यूट को लेनी होगी, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिनकी जिम्मेदारी है ये देखना कि जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है हमारे देश में, उनका स्टैंडर्ड ठीक है भी या नहीं। आउटलुक मैगजीन ने AICTE को देश में सबसे करप्ट ऑर्गेनाइजेशंस में से एक कहा। AICTE को कई अवार्ड्स मिले हैं। 2009 में CBI ने AICTE के मेंबर सेक्रेटरी को अरेस्ट किया करप्शन के लिए। चेयरमैन RA यादव को सस्पेंड किया गया। उन पर आरोप लगाया गया था कि वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज जिसका नाम था एशेलॉन, उससे घूस मांग रहे थे, जिसके बदले उस कॉलेज को अनुमति दी जाएगी सीट्स बढ़ाने के लिए। कई AICTE ऑफिशियल्स पर आरोप लगाया है कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज को अप्रूवल दे देते हैं, इसके बावजूद कि वो कॉलेजेस AICTE की रेगुलेशंस का ही पालन नहीं कर रहे। करप्शन तो बस एक प्रॉब्लम है इन कॉलेजेस की, दूसरी प्रॉब्लम है कैपिटेशन फीस। कैपिटेशन फीस इलीगल पेमेंट्स है जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कॉलेजेस को देते हैं अपने एडमिशन के लिए। ये फीस कुछ लाख रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक हो सकती है, और कॉलेजेस ने एक सिस्टम बना लिया है इन पेमेंट्स को लीगलाइज करने के लिए, जिसको कहा जाता है मैनेजमेंट कोटा सिस्टम। ये सिस्टम है क्या, मैं बताता हूँ। ये सिस्टम एक लीगल तरीका है, इससे कुछ बच्चों का एडमिशन हो जाता है प्राइवेट मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। वैसे अगर आप इन वीडियोस को देखोगे तो वो आपको बताएंगे कि आप डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले सकते हो इंडिया के टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में बिना कोई एंट्रेंस एग्जाम दिए। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जिनमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इस मैनेजमेंट कोटा में कॉलेजेस करीब 15% सीट्स इन कोटा के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व कर लेते हैं, क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा फीस दे सकते हैं इन कॉलेज की एक सीट के लिए। आइडिया ये है कि कॉलेजेस को भी पैसा चाहिए, टीचर्स को पैसे देने के लिए या फिर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, और मैनेजमेंट कोटा एक तरीका है उनके लिए जिससे वो ये चीज कर पाए। उनका मानना है कि अगर वो 100 में से 15 सीट्स ऐसे बच्चों को देंगे तो उसी वजह से कॉलेज चलेगा, और फिर वो 85 दूसरी सीट्स मेरिट स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि AICTE जैसी बॉडी ढंग से रेगुलेट नहीं कर रही, तो किसी को ये नहीं पता कि कॉलेज में कितने लोग मेरिट से आ रहे हैं और कितने डोनेशन से। वैसे SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया का एक अच्छा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है तमिलनाडु में, और एक 18 साल के स्टूडेंट ने बताया कि उन्होंने 7 लाख रुपए दिए इस कॉलेज के कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में भर्ती होने के लिए। फिर उन्होंने ये भी वादा किया कि वो हर साल डबल फीस पे करेंगे अपनी सीट रखने के लिए। ऐसी चीजों की वजह से पूरे देश में अब इलीगल एजेंट्स हैं। वो 7 लाख का बंदोबस्त हो गया तो मेरे बेटे को एडमिशन मिल जाएगा ना। जैसे दिल्ली में एक एजेंट है राजेश यादव, जो कहते हैं कि उनके पास कॉन्टैक्ट है 300 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस के इंडिया में। वो कहते हैं कि वो किसी भी बच्चे का किसी भी ब्रांच में एडमिशन करा लेंगे 1 से 15 लाख रुपए के लिए। अरे कोई बात नहीं, एडमिशन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वो फेक सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी बना सकते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं करते।
तो वो लोग जो सरकार को जानते हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोलते रहते हैं। मैनेजमेंट कोटा से पैसे तो मिल जाते हैं पर वो पैसे एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं होते बल्कि ओनर के पॉकेट पे चले जाते हैं। स्टूडेंट्स और उनके परिवार को पता है कि अगर उनको थोड़े बहुत पैसे कमाने हैं तो उनको इंजीनियरिंग ही करनी होगी, तो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ भागते रहते हैं और लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाते रहते हैं और ये साइकिल चलता रहता है। जिसका मतलब ये भी है कि कई कॉलेजेस में तो वैकेंसीज ही बहुत है। इनफैक्ट 2021 में आधी से ज्यादा सीट्स इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में खाली गई। इसके अलावा जितनी इंडिया में जॉब नहीं है इंजीनियरिंग की, उससे ज्यादा तो इंजीनियर्स हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे हैं? इसी वजह से 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में से बस 2.5 लाख को जॉब मिलती है। मेरी बैच से एक्चुअली 3 को मिली थी जॉब। एस्पायरिंग माइंड्स की रिपोर्ट ने कहा कि 80% इंडियन इंजीनियर्स को तो कोई जॉब भी नहीं मिल सकती। अब आप कहोगे कि ये सारी रिपोर्ट्स में एक एजेंडा है, तो लो आपको एक लोकसभा की रिपोर्ट दिखा देता हूँ। लोकसभा की रिपोर्ट ने दिखाया कि AICTE के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आधे से कम स्टूडेंट्स को ही जॉब मिल पाती है। You deserve nothing. Your grades have been consistently poor all these years. Your communication skills are pathetic. I mean, भाई तूने किया क्या इंजीनियरिंग के 4 साल? भाई तूने किया क्या इंजीनियरिंग के 4 साल? तो बहुत ही अजीब सिचुएशन है। कंपनीज इंजीनियर की तलाश में है और इसके बावजूद कि इंडिया में 15 लाख नए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आ रहे हैं हर साल, उन लोगों को जॉब मिल नहीं रही। क्यों भाई? इसके पीछे 3 कारण। So it's not the curriculum that which helps them. They learn things on their own that have nothing to do with the curriculum that was designed for them. ये है अभिज्ञान घोष जो डेल कंपनी में एक बिजनेस एनालिस्ट है। वो कहते हैं कि उनको इंजीनियरिंग सिखाई नहीं गई बल्कि उन्होंने खुद सीखी कॉलेज में। और ये कहानी मोस्ट इंजीनियर्स की है जो इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस से ग्रेजुएट करते हैं। Because it was very clear by then that one, the curriculum was outdated, but the teaching was very bad. Like we were literally getting nothing out of the college. जैसे अनुदीप ने कंप्यूटर साइंस पढ़ी विशाखापट्टनम के ANITS कॉलेज से। अनुदीप को गूगल में जॉब तो मिली पर उनका कहना है कि उनके कॉलेज ने इस चीज के लिए मदद नहीं करी। I literally ditched my studies totally and I took competitive programming as my thing. जैसे कंप्यूटर साइंस का एग्जांपल लेते हैं। आज भी कई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के सिलेबस में फ्लॉपी डिस्क, कीबोर्ड और प्रिंटर की डेफिनेशंस है, जहाँ पूरी दुनिया चैट जीपीटी और AI की बात कर रही है। चैट जीपीटी AI असिस्टेंट, AI, चैट जीपीटी। हमारे कॉलेजेस ये बच्चों को सिखा रहे हैं कि फ्लॉपी डिस्क क्या होती है। गौरव गांधी जो एक IT प्रोफेशनल है, वो कहते हैं कि आज भी इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंजीनियरिंग ड्राइंग सिखा रहे हैं, एक ऐसा सब्जेक्ट जहां कंपास और स्केल यूज करना सिखाया जाता है, जबकि पूरी दुनिया CAD यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर और 3D प्रिंटिंग यूज कर रही है। मशहूर इंडियन साइंटिस्ट CNR राव ने कहा कि 90% इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस का करिकुलम आउटडेटेड है। राव कहते हैं कि यही एक मेजर कारण है जिसकी वजह से इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ कभी compete नहीं कर पाएंगे। Moreover, 48 subjects will be there. 8 semesters, 48 subjects, 12 plus labs. So you don't have enough time to at least go to the deep of the subject. अब मैं बताना चाहता हूँ आपको मेरी स्कॉलरशिप के बारे में। ये स्कॉलरशिप है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए और ये आप में से एक स्टूडेंट को मिलेगी। 100% स्कॉलरशिप। उनका करिकुलम उन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किया है जिनका एक्सपीरियंस Amazon, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनीज में, तो उनको पता है कि इंडस्ट्री में एक्चुअली चल क्या रहा है। सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि स्टूडेंट्स को 1-on-1 मेंटरिंग मिलेगी सीनियर इंजीनियर्स के साथ और इंडस्ट्री लीडर्स के साथ। इंडस्ट्री लीडर्स जैसे क्रेट के कुणाल शाह और माइक्रोसॉफ्ट के XMD राजन आनंदन के साथ स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट करने का मौका भी मिलेगा। अब आप बोलोगे कि मैं ये स्पॉन्सरशिप ले कर रहा हूँ बस, पर मैं अपना नाम एक स्कॉलरशिप में एवे नहीं अटैच करूंगा। तो पहले प्रॉब्लम समझते हैं हमारे देश की। जबकि शिवम का एक्सपीरियंस अहमदाबाद के निर्मा कॉलेज में बहुत अलग था। और अगली प्रॉब्लम क्या है? So there were 2 sections in computer science and it was 70 people per section. इमेजिन कीजिए कि आप एक इंजीनियरिंग क्लासरूम में हैं और आपके साथ 70 स्टूडेंट्स हैं। कोई भी टीचर, चाहे वो कितने भी अच्छे टीचर हो, वो 70 स्टूडेंट्स पर कैसे ध्यान दे पाएंगे? AICTE के हिसाब से स्टूडेंट टीचर रेशियो इंजीनियरिंग कॉलेजेस का 15:1 होना चाहिए, पर इंडिया में एवरेज है 28:1 और कुछ स्टेट्स तो इससे भी गई गुजरी है। बिहार में नंबर है 68:1 और झारखंड में 81:1। अब आप ही सोचो कि अगर आप टीचर होते ऐसे हालात में आप क्या करते?
आप लेक्चर देते, असाइनमेंट देते और एग्जाम्स देते। किसी के पास टाइम ही नहीं होगा नए कॉन्सेप्ट्स एक्सपेरिमेंट करने का, इंटरैक्शन करने का। इसीलिए इन क्लासरूम्स में 2-वे कम्युनिकेशन नहीं होता टीचर और स्टूडेंट के बीच, बल्कि ये लेक्चर स्टाइल होता है जहाँ टीचर बस अपनी पीठ मोड़े हुए पढ़ा रहा होता है बोर्ड पर। सिचुएशन तो और भी खराब हो जाती है। Regarding teachers itself, some of them were actually ex-students. Some of them did have like few years of experience, but the honest truth is that none of them had any coding skills. क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि कंप्यूटर साइंस आप उस टीचर से पढ़ रहे हो जो खुद कोड नहीं कर सकते? और अनफॉर्चुनेटली यही चीज और इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में भी पाई जाती है। CAG की एक रिपोर्ट ने दिखाया कि इंडिया के 51 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो केरला में थे, उधर 3000 टीचर्स में से करीब 1000 टीचर्स AICTE स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्वालिफाइड ही नहीं थी। फैकल्टी मेंबर्स को एसोसिएट प्रोफेसर और प्रिंसिपल की पोजीशंस में प्रमोट किया गया था, इसके बावजूद कि उनके पास कोई PhD नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली ऐसे कई प्राइवेट कॉलेजेस पैसे ही नहीं देते अपनी टीचर्स को, तो उनको अच्छे टीचर्स मिलेंगे कहाँ से? कई रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी 50,000 से ज्यादा नहीं देते महीने की सैलरी अपनी फैकल्टी को। हिंदू को एक टीचर ने बताया कि कुछ कॉलेजेस तो 5,000 रुपए दे रहे थे बस महीने की सैलरी अपनी फैकल्टी को। ऐसी सिचुएशन में किसी भी स्टूडेंट को ढंग की सीख मिलेगी? एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसी टीचर्स चाहिए होती है जो आपको एक्चुअली पढ़ाए। अब आप शिवम का इंटर्नशिप एक्सपीरियंस देखिए निर्मा में। Fantastic faculty who knew what they were teaching and they pushed us hard. कई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी नहीं होता। एस्पायरिंग माइंड्स की रिपोर्ट ने दिखाया कि बस 40% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एक इंटर्नशिप करते हैं और बस 36% प्रोजेक्ट करते हैं उनके कोर्स वर्क के बाहर। जबकि शिवम का एक्सपीरियंस अहमदाबाद के निर्मा कॉलेज में बहुत अलग था। During Nirma, I did a lot of internships. I went to MIT, I went to Caltech. I was at This was during internship. During my undergrad. एस्पायरिंग माइंड्स के को-फाउंडर ने कहा कि फैकल्टी भी इंडस्ट्री एप्लीकेशन के बारे में बात ही नहीं करती। ये ऐसी प्रॉब्लम जो एक्चुअली कॉलेजेस को सॉल्व करनी होती है, वो कॉलेज नहीं बल्कि कंपनी सॉल्व करने लग गई है। टाटा जैसी कंपनीज को 6-6 महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने पड़ते हैं इन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को इंडस्ट्री की चीजें बताने के लिए। इन्फोसिस भी अपने मैसूर कैंपस में यही करती है, पर ऐसी चीजें हर कंपनी नहीं कर सकती। TCS और इन्फोसिस के पास बहुत पैसा है, स्टार्टअप जैसी कंपनी ये थोड़ी करने वाली है। इसी वजह से कई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को इंजीनियरिंग की जॉब तो छोड़ो, एक जॉब मिलने में भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। इसके अलावा कल्चर भी मैटर करता है स्टूडेंट्स के लिए। एक IIT का कल्चर बहुत अलग है एक Tier 3 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के कल्चर से। You'll be surprised at how many people actually don't know what to do, and that is something that's really good when your seniors already did it. And it's like a path that's laid for you. You just have to walk through that. अब मैंने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, पर मुझे भी पता है कि मेरी MBA जर्नी में गाइडेंस बहुत मैटर करती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हमारे अपने क्लासमेट्स की, अलुमनाई की, एक करियर मैनेजमेंट सेंटर है स्टैनफोर्ड में, और कई स्पीकर्स आते हैं जिससे हमें गाइडेंस मिलती रहती है कि अभी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और हमारी इच्छाओं के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। इंडिया के मोस्ट कॉलेजेस में 75 to 85% समय मैंडेटरी होता है क्लासेस अटेंड करने के लिए। My college had 9 hours of classes every day for 5 days a week. So basically, not only that it was bad, they were also draining away all the energy out of us. जब इतना स्ट्रिक्ट स्केड्यूल होगा तो कोई भी बच्चा एक्सपेरिमेंट कैसे कर पाएगा? जैसे स्टैनफोर्ड में हम कई क्लासेस भी लेते हैं जहां हम अपनी स्टार्टअप पर फोकस कर सकते हैं। Startup Garage is a hands-on project-based course where students go from idea to company in the course of 2 quarters. कुछ क्लासेस बस स्टार्टअप बनाने के लिए ही है, तो हमें ये नहीं लगता कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि हम अपने आइडिया पर काम कर रहे हैं। ऐसी सब चीजों की वजह से नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के फाउंडर थे, उन्होंने कहा कि बस 25% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में ही क्वालिटी है। अब कई लोग इस कमेंट से गुस्सा हो गए, पर बेहतर ये होगा कि हम सॉल्यूशंस के बारे में सोचें। हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसे कॉलेजेस की वजह से बस हमारे इंजीनियर्स पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बल्कि हमारी देश की ग्रोथ पर भी पड़ता है। हम सब बोलते हैं कि हमारे यहाँ रोड खराब है, बिल्डिंग के डिजाइन खराब है, सरकारी वेबसाइट्स बेकार है। सुंदर पिचाई और सत्या नडेला को देखकर हम खुश तो बहुत हो जाते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि वो लोग अमेरिकन कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं। वो कंपनीज हमारे देश में नहीं बनी। बुरी इंजीनियरिंग का इम्पैक्ट बस उन इंजीनियर्स को नहीं मिलता, बल्कि हर सिटीजन को मिलता है। इसीलिए हमारे लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। पहला है कि हमें AICTE जैसी रेगुलेटरी बॉडीज को रिफॉर्म करना होगा। उनको क्वालिटी कॉलेजेस खोलने होंगे। नए कॉलेजेस खोलने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि उन कॉलेज में क्वालिटी एजुकेशन होगी भी या फिर नहीं। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई है, कर्नाटका
का एग्जामिनेशंस अथॉरिटी जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस का एडमिशन प्रोसेस देखती है, जो एक अच्छा कदम है कर्नाटका में एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव करने का। फिर हमें इंडस्ट्री और कॉलेजेस के बीच में लिंकेज बढ़ानी होगी ताकि कॉलेजेस बच्चों को ये ना सिखाए कि फ्लॉपी डिस्क क्या है। और फाइनली अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में इनोवेटिव स्टार्टअप्स क्रिएट हों तो हमें ये चीज प्रमोट करनी होगी। और कुछ कॉलेजेस जैसे बिट्स पिलानी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बिट्स पिलानी ने ये डिसाइड किया है कि उधर के स्टूडेंट्स 1 साल ऑफ ले सकते हैं अपनी स्टार्टअप बनाने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक कॉलेज जो आपके लिए सारी चीजें कर सकता है। स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी यही चीज करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने 4 साल का रेसिडेंशियल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टार्ट किया है कंप्यूटर साइंस के लिए, ताकि हमारा देश अमेजिंग इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर सके। वो हाई क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, जिस वजह से उन्होंने बहुत सिलेक्टिव एडमिशन प्रोसेस क्रिएट किया है, जहाँ बस 200 लोगों का कोहॉर्ट होगा, वो लोग जो एक्चुअली कंप्यूटर साइंस के बारे में बहुत पैशनेट है। स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी बस एक नया कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, वो एक्चुअली जो नई टेक्नोलॉजीज हमारी दुनिया में आ रही है जैसे AI, वो बच्चों को सिखाना चाहते हैं ताकि हमारी देश की कंपनीज इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डेवलप कर सके। इसके अलावा वो आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि अगर आपके पास अच्छा आइडिया है तो आप अपनी स्टार्टअप बनाओ, वो आपकी मदद करेंगे इस चीज में। और वो स्कॉलरशिप और एंट्रेंस टेस्ट भी कर रहे हैं इस चीज के लिए। इन सारी चीजों में मैं विश्वास करता हूँ, इसी वजह से मैंने मोहक स्कॉलरशिप लॉन्च करी है एक स्टूडेंट के लिए, और वो स्टूडेंट आप भी हो सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए आपको रजिस्टर करना होगा, पिन कमेंट में लिंक है। नेशनल स्कॉलरशिप और एंट्रेंस टेस्ट या स्केलर NSCET के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, इसके बारे में एक वीडियो है स्केलर की वेबसाइट पे। तो अगर आपका टेस्ट पर परफॉर्मेंस अच्छा रहा और आपका इंटरव्यू अच्छा गया तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। और अगर आपको ये मिली तो 100% मैं आपसे मिलूंगा, क्योंकि मैं आपको सपोर्ट करना चाहूंगा। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के 4 साल के रेसिडेंशियल प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप किसी और को जानते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको मेरी स्कॉलरशिप के बारे में पता चले, और अप्लाई कीजिए, लिंक नीचे।